पित्त की थैली का कैंसर इंडिया के सबसे डेडली कैंसर में से एक है और क्लासिकली इसका सर्वाइवल 6 महीने माना जाता था। क्या आप जानते हैं कि नई रिसर्च की मदद से आज के दिन बहुत सारे पेशेंट एक लॉन्ग एंड सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस कैंसर के बारे में जिसको हम बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर बोलते हैं यानी बाइल डक्ट कैंसर, जिसमें दो इंपॉर्टेंट कैंसर आते हैं। एक को हम बोलते हैं पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर का कैंसर और एक को हम बोलते हैं लिवर की ट्यूब यानी कोलेंजियोकार्सिनोमा। सो ये दो इंपॉर्टेंट कैंसर को टुगेदर बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर बोलते हैं और ये हमारी कंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंसर है। तो फ्रेंड्स, बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर यदि हम पूरे वर्ल्ड की रिसर्च को देखें तो यदि हम इंडिया से बाहर का डेटा देखते हैं तो ये लोग इसको एक रेयर कैंसर मानते हैं। यदि हम पूछे कि अमेरिका या यूरोप का डेटा देखें तो कहते हैं कि ये टॉप 15 या टॉप 20 में कैंसर नहीं आता और ये बहुत रेयरली इन पेशेंट्स को देखते हैं और पेशेंट को ये बहुत रेयर कैंसर समझते हैं। बट इंडिया पूरे वर्ल्ड में इस कैंसर का एक हब है। यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात करें जिसमें इंपॉर्टेंट स्टेट्स फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो यदि हम एक नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की एक बेल्ट को कंसिडर करें, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गॉल ब्लैडर कैंसर इस बेल्ट में होता है और इस चीज का रीजन लोगों को 100% क्लियर नहीं है। बहुत सारी रिसर्च चल रही है। कुछ लोगों को लगता है कि गंगा के पानी के अंदर कुछ केमिकल कंटामिनेशन है, आर्सेनिक है, पेस्टिसाइड है, जहर है, जिसकी वजह से होता है। कुछ लोगों को लगता है कि इस बेल्ट में गर्मी बहुत है, इससे लोगों को गॉलस्टोन हो जाते हैं और वो गॉलस्टोन की रगड़ से कैंसर बन जाता है। या कुछ लोगों को लगता है कि इस एरिया में जो लोग रहते हैं उनके DNA ऑलरेडी डैमेज है, इसके जेनेटिक्स की वजह से गॉल ब्लैडर होता है। तो एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता, पर इस पर्टिकुलर बेल्ट में बिलियरी कैंसर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होता है। और यदि मैं दिल्ली की बात करूं, मैं दिल्ली रहता हूं, दिल्ली के अंदर फीमेल्स का नंबर 3 कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर। तो हमारे सिटी में और हमारे नॉर्थ इंडिया में ये एक्सट्रीमली कॉमन कैंसर है। तो अब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज ये एक रेयर कैंसर है और वेस्टर्न पॉपुलेशन इसको रेयर समझती है, इस टॉपिक पे बहुत कम रिसर्च है। क्योंकि देखो, जो कैंसर वो कॉमनली देखते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, उस पर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है। इसकी वजह से आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर के लिए बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है, उनका सर्वाइवल आउटकम बहुत अच्छा है। ये एक ऐसा कैंसर है जिसके ऊपर रिसर्च पे पहल हमारी कंट्री को ही करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी कंट्री का इंपॉर्टेंट कैंसर है। और अंटिल रिसेंटली इस कैंसर का सर्वाइवल बहुत ही पुअर माना जाता था और प्रैक्टिकली कहा जाता था कि ज्यादातर लोगों का सर्वाइवल 6 से 9 महीने है और उससे ज्यादा सर्वाइवल यूजुअली नहीं माना जाता था। बट रिसेंटली रिसर्च की मदद से बहुत सारी नई ट्रीटमेंट्स और बहुत सारी नई जानकारी सामने आई है और आज के वीडियो में मेरा पर्पस ये है कि इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में कवर करें और हमारी पॉपुलेशन को समझाए कि इस कैंसर को ट्रीट करने का मॉडर्न और बेस्ट तरीका कैसे है, जिससे एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स में आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पा सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये कैंसर पता कैसे चलता है और इसका डायग्नोसिस कंफर्म कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, टिपिकली ये कैंसर 40 या 50 की एज के बियॉन्ड दो में होता है। हालांकि ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इंडिया में ये फीमेल से बहुत कॉमन है, 40 प्लस की फीमेल्स का है, खासकर नॉर्थन इंडिया में कॉमन कैंसर है। तो टिपिकली पेशेंट प्रेजेंट करता है पीलिया या जॉन्डिस से, बुखार से और पेट में दर्द से। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, किसी भी पेशेंट को लाइफ में कभी भी पीलिया हो तो उसका कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि उस केस में लिवर का अल्ट्रासाउंड करके देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीलिया का कॉज क्या है। तो क्लासिकली पेशेंट को पीलिया, फीवर, पेट में दर्द या पेट में गांठ फील होती है, जिससे पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और एक अल्ट्रासाउंड से यूजुअली दिख जाता है कि लिवर के अंदर गांठ है या लिवर के नीचे पित्त की थैली के अंदर गांठ है, जो डायग्नोसिस कंफर्म कर देता है। उसके बाद टिपिकली एक CT स्कैन या पेट स्कैन होता है कंफर्म करने के लिए कि कैंसर का स्टेज क्या और कैंसर कितना फैला हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली 90% पेशेंट में ये बीमारी स्टेज 4 में पकड़ी जाती है क्योंकि स्टेज 1 to 3 में पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता। स्टेज 1 to 3 यूजुअली उन पेशेंट में कैच होती है जो किसी नॉन कैंसर रीजन से अपना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराते हैं, जैसे उनको स्टोन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है और स्टोन के साथ उनको बाई चांस कैंसर का फोकस दिख जाता है। ज्यादातर पेशेंट जो सिम्टम के साथ आते हैं उनमें हमारी स्टेज 4 पे पकड़ी जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को जरा सा भी मिनिमल सा भी सिम्टम या कोई प्रॉब्लम फील हो तो अपना इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड जरूर कराए। खासकर वो लोग जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में रहते हैं वो अपर एब्डोमेन की यानी अपर राइट साइड के एब्डोमेन के कोई सिम्टम को इग्नोर ना करे और टाइम से अपना अल्ट्रासाउंड और चेकअप कराए। फिर बात करते हैं बड़ी ब्रीफली ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली स्टेज गॉल ब्लैडर कैंसर की। तो फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर कैंसर में 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। जब तक कैंसर गॉल ब्लैडर की परत के अंदर होता है उसको हम स्टेज 1 और 2 बोलते हैं
और जब आसपास के लिम्फ नोड में फैल जाता है उसको हम स्टेज 3 बोलते हैं। तो यूजुअली जिन पेशेंट की बीमारी गॉल ब्लैडर के अंदर है या उसके आसपास के नोड में है, उसका ट्रीटमेंट इज इमीडिएट सर्जरी। और ऐसे 10% पेशेंट में जिनमें बीमारी टाइम पे पकड़ी जाए, इन पेशेंट्स में रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी नाम की सर्जरी होती है। अब गॉल ब्लैडर सर्जरी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार जो लोग लकी है, उनको टाइम से उनका कैंसर कैच में आ जाता है, उनको एक मिसकंसेप्शन होता है कि जो सिंपल गॉल ब्लैडर की पथरी वाला लैप्रोस्कोपी का ऑपरेशन होता है वो सफिशिएंट है और उसके बाद उनको कोई बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं है। पर ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। कैंसर की गॉल ब्लैडर की सर्जरी नॉन कैंसर की सर्जरी से अलग है। नॉन कैंसर की गॉल ब्लैडर की सर्जरी में सिर्फ गॉल ब्लैडर को लिवर के सरफेस से छील के निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, जबकि कैंसर की गॉल ब्लैडर की सर्जरी कंप्लीटली डिफरेंट है। उसमें गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है, साथ में लिवर की एक परत निकालनी पड़ती है जिसपे गॉल ब्लैडर बैठा हुआ है, और साथ में आसपास की लिम्फ नोड निकालनी होती है, चाहे वो स्कैन में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि किसी पेशेंट को सपोज किसी पेशेंट को पत्थरी के लिए उसने अपना गॉल ब्लैडर निकलवाया और जब उसको हम काट के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा उसमें कैंसर का अंश मिला, उस पेशेंट को एक रिपीट सर्जरी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं है, पेशेंट को एक रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी की जरूरत है। और जो चीज नहीं निकली यानी लिवर की परत और लिम्फ नोड, सर्जन को, क्वालिफाइड सर्जन को फिर से अंदर जाके निकालने की जरूरत है, वरना मेजोरिटी ऑफ केसेस में बीमारी वापस आएगी और पेशेंट की जान ले लेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कोई आदमी स्टोन के लिए गॉल ब्लैडर को ऑपरेशन कराता है और उसके अंदर कोई कैंसर का अंश मिलता है, तो उसको एक कैंसर सर्जन से इमीडिएटली मिलने की जरूरत है ताकि उसकी कंप्लीशन सर्जरी हो और तभी उसकी जान बच पाएगी। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट यानी 90% ऑफ पेशेंट जो स्टेज 4 के साथ आते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है और कैसे इन पेशेंट्स का आउटकम हम इंप्रूव कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टू ट्रीट कैंसर है और आज के दिन भी कई पेशेंट में इसका आउटकम पुअर माना जाता है। तो मैं आज आपको ये समझाऊंगा कि आज के एरा में जब न्यू टेक्नोलॉजी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है, तो आज के एरा में स्टेप वाइज इन पेशेंट्स का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और कैसे इन पेशेंट्स का आउटकम इंप्रूव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली, यदि पेशेंट अपना इलाज सिर्फ क्लासिकल थेरेपी यानी कीमोथेरेपी से करेगा तो एवरेज सर्वाइवल 8 months to 1 year होता है, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल यानी मैं हम 3 साल या 5 साल की बात करूं तो इट इज ऑलमोस्ट 0। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब पेशेंट को मेटास्टैटिक गॉल ब्लैडर कैंसर डायग्नोज हुआ है, उनको अपना बेस्ट एफर्ट करना चाहिए कि लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च का फायदा उठाए, नई टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करें, और उसी से पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का चांस है। एंड पेशेंट शुड ट्राई टू एक्सेस द बेस्ट पॉसिबल थेरेपी फॉर हिज कैंसर, और इसके लिए एक अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले जो उसको ढंग से गाइड कर सके। तो फ्रेंड्स, मेरी ओपीडी में यदि कोई पेशेंट गॉल ब्लैडर कैंसर लेके आता है तो जो सबसे पहली चीज है जो हम पेशेंट में एसेस करते हैं वो है स्टेज। तो पेशेंट अपना सीटी या पेट लेके आता है या नहीं लेके आता तो हम वो कराते हैं और देखते हैं कि पेशेंट का स्टेज क्या है। यदि पेशेंट का स्टेज एक लोकलाइज स्टेज है, फैला हुआ स्टेज नहीं है, तो पेशेंट को हम सर्जरी के लिए भेजते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इन पेशेंट्स में सर्जरी से ज्यादा हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स को हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, उनको जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन कराना चाहिए। सर्जरी के बाद हो सकता है इन पेशेंट्स को और दवाइयां जैसे कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी की जरूरत पड़े, वो सर्जरी के बाद डिसाइड की जाती है। यदि पेशेंट के स्कैन में मेटास्टैटिक यानी स्टेज 4 कैंसर है तो सबसे पहला स्टेप होता है बायोप्सी। तो फ्रेंड्स, बायोप्सी का मतलब ये होता है कि पेशेंट के ट्यूमर में बॉडी के सरफेस के थ्रू एक सुई डाल के उस ट्यूमर का टुकड़ा या अंश को बाहर निकाल सकते हैं। इसी अंश को दूरबीन से भी निकाल सकते हैं। बायोप्सी के 2 इंपॉर्टेंट यूजेस है, एक ये कैंसर को कंफर्म करता है, दूसरा ये कैंसर की जेनेटिक टेस्टिंग अलाउ करता है, जिससे हम कीमोथेरेपी के अलावा दूसरे ट्रीटमेंट पिक कर सकते हैं। तो जैसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, कीमोथेरेपी अलोन पेशेंट को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं दे सकती। पेशेंट को यदि हम कीमो के साथ टारगेटेड इम्यूनो देंगे तो ही कुछ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का चांस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट के टुकड़े की जांच हो और इस टुकड़े की जेनेटिक टेस्टिंग हो। कुछ पेशेंट्स को मिसकंसेप्शन या मिथ होता है कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है, तो मैं रीअश्योर कर रहा हूँ कि गॉल ब्लैडर कैंसर और बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता। और इस टॉपिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन के बारे में आप इस पर्टिकुलर यानी बायोप्सी से कैंसर फैलने वाले मिथ बस्टिंग वीडियो को स्क्रीन पे डिस्प्लेड लिंक से फॉलो करके देख सकते हैं। और गॉल ब्लैडर कैंसर या कोलेंजियोकार्सिनोमा में बायोप्सी एब्सोल्युटली सेफ और से कैंसर नहीं फैलता। तो फर्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट इज बायोप्सी आइडियली टू कंफर्म द डायग्नोसिस एंड जेनेटिक टेस्टिंग, जिससे हम कीमोथेरेपी के अलावा ट्रीटमेंट्स पेशेंट के लिए हम सर्च कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज जो हम पेशेंट में देखते हैं वो ये देखते हैं कि क्या पेशेंट को जॉन्डिस है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर कैंसर में क्या होता है कि जो लोकेशन है कैंसर की बहुत ही टाइट एरिया ऑफ द बॉडी है और कैंसर जरा सा फैलते ही लिवर की ट्यूब्स को जकड़ लेता है। तो लिवर में जो बिलिरुबिन या पित्त बनती है वो नॉर्मली इन ट्यूब से निकल के आंत में चली जाती है और टट्टी से बाहर निकल जाती है। पर इस कैंसर में क्या होता है, ट्यूमर उन ट्यूब्स को जकड़ लेता है, तो जो पित्त टट्टी में निकलनी चाहिए वो लिवर के अंदर रह जाती है और ब्लड में ओवरफ्लो कर जाती है,
तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी पेशेंट को जॉन्डिस है, उसका बिलिरुबिन 1 से ज्यादा है, तो उस पेशेंट में उस जॉन्डिस को रिलीव करने के लिए उसमें स्टेंट डालने की जरूरत है, जो कॉमनली हम या तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से करवाते हैं। अंदर से घुसा के दूरबीन से स्टेंट डाल सकते हैं, इसको ERCP बोलते हैं, या बाहर से अल्ट्रासाउंड से सुई डाल के स्टेंट डाल सकते हैं, जिसको हम PTBT बोलते हैं। कोई भी बिलियरी कैंसर का पेशेंट यदि जॉन्डिस से ग्रस्त है तो उनमें इनमें से एक इंटरवेंशन करके पहले बिलिरुबिन को कम करना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि किसी पेशेंट का बिलिरुबिन 5-6 से ऊपर है तो इन पेशेंट में ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है, और ज्यादातर केसेस में ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट का बिलिरुबिन कम करना है ताकि पेशेंट ट्रीटमेंट ले सके। नेक्स्ट स्टेप है पेशेंट का फिटनेस असेस करना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आज के दिन हालांकि नई ट्रीटमेंट टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है, बट स्टिल कीमोथेरेपी मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में कंपलसरी मानी जाती है। और इंपॉर्टेंटली ऑलमोस्ट हर पेशेंट को जिसको स्टेज 4 गॉल ब्लैडर कैंसर है उसको थोड़ी कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी। तो पेशेंट में थोड़ी सी फिटनेस जरूर होनी चाहिए ताकि वो कीमो सहन कर सके। तो हमारा एक रूल ऑफ थंब है, यदि पेशेंट बेड से उठ के बाथरूम जाके अपना काम करके वापस बेड पे आके बैठ सकता है तो पेशेंट कीमोथेरेपी के लिए फिट है। और पेशेंट को हम ओरल या IV, इंजेक्टेबल या टैबलेट कीमो में से एक दे सकते हैं, जिससे इनिशियल बीमारी का फास्ट कंट्रोल हो सकता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनिशियल स्टेप पे पेशेंट को ओरल या IV कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम पेशेंट का फिटनेस असेस करते हैं। जो पेशेंट अनफिट है उन्हें खिला पिला के, दवाई देके, थोड़ा सा हेल्प करके कोशिश करते हैं कि फिट बनाया जाए ताकि वो ट्रीटमेंट लायक हो जाए। स्टेप 3, बायोप्सी से जो हमने पेशेंट का ट्यूमर का टुकड़ा निकाला है उसको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो फ्रेंड, जेनेटिक टेस्टिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर यदि मैं ब्रीफ में बोलूं तो यदि मेरी OPD में 10 गॉल ब्लैडर कैंसर का पेशेंट आया तो 10 अलग है, सबके ट्यूमर में अलग अलग जेनेटिक म्यूटेशन है जिसमें अलग अलग दवाइयां काम करती है। तो हालांकि मैं कीमोथेरेपी सब 10 को दे सकता हूं, पर कुछ पेशेंट में टारगेटेड थेरेपी 1 पॉसिबल है, कुछ पेशेंट में टारगेटेड थेरेपी 2 पॉसिबल है, कुछ पेशेंट में टारगेटेड 3 पॉसिबल है, एंड सो ऑन, और कुछ पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी पॉसिबल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है आज के दिन इन पेशेंट्स के टुकड़े को जांच के लिए भेजना, जिसमें ट्यूमर का सेल्स को फाड़ के उसका DNA निकाल लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है कि कीमोथेरेपी के अलावा पेशेंट को क्या दिया जा सकता है। गॉल ब्लैडर और कॉलेंजियोकार्सिनोमा में जो डेटा है वो ये कहता है कि ऑलमोस्ट हर पेशेंट को कीमो के अलावा या तो कोई टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की कुंजी ये टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी ही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिना जेनेटिक टेस्टिंग के गॉल ब्लैडर कैंसर का सर्वाइवल स्टेज 4 में टिपिकली 6 to 12 मंथ्स के बीच में ही होता है। और यदि हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चाहिए तो ट्यूमर की जेनेटिक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की बायोप्सी होनी चाहिए और उस टुकड़े की जीन टेस्टिंग होनी चाहिए। यदि पेशेंट में बायोप्सी पॉसिबल नहीं है तो सेम जीन टेस्टिंग ब्लड से भी की जा सकती है, इसको हम लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। पर लिक्विड बायोप्सी टिश्यू बायोप्सी से कम एक्यूरेट है, इसलिए हमारा फर्स्ट चॉइस टिश्यू बायोप्सी होता है। ट्यूमर में जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे डिस्प्लेड हमारा NGS या ट्यूमर जेनेटिक टेस्टिंग वाला वीडियो देख के जीन टेस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप इज कीमोथेरेपी। तो फ्रेंड्स, मैं समझ रहा हूं कि पेशेंट यूजुअली कीमोथेरेपी से अवॉइड करना चाहते हैं, और आज की एरा में डेफिनेटली ये ट्रू है कि ऑलमोस्ट हर कैंसर में टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी को पीछे धकेल रही है। पर यह कैंसर एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया ऑफ द बॉडी में लोकेटेड है और ये बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो इसको फटाफट दबा के कंट्रोल में करने की जरूरत है, और जिसका फास्टेस्ट तरीका कीमोथेरेपी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी पेशेंट विद स्टेज 4 गॉल ब्लैडर या कोलेंजियोकार्सिनोमा में टिपिकली कीमोथेरेपी कंपलसरी है। पेशेंट को कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, क्योंकि यदि हम एक तो हमने जेनेटिक टेस्टिंग भेजी है, उसकी रिपोर्ट में टाइम लगेगा। यदि 3 हफ्ते में वो कैंसर बढ़ गया और लोकल पाइल डक्ट को जकड़ लिया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, पेशेंट का इलाज नहीं हो सकता। नंबर 2, यदि टारगेटेड थेरेपी इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन भी आता है तो ये ट्रीटमेंट रिलेटिवली स्लोली काम करती है कंपेयर टू कीमोथेरेपी। हमें फटाफट ट्यूमर को कंट्रोल में लाना है ताकि वो पेशेंट की जान ना ले ले। तो यूजुअली फर्स्ट स्टेप कीमोथेरेपी होता है। इससे बहुत सारे अलग अलग कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल है, जैसे जेमसिस, जेमकार्बो, केपॉक्स इत्यादि। बट एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे प्रोटोकॉल लाइट है। इनफैक्ट ज्यादातर गॉल ब्लैडर कैंसर के प्रोटोकॉल में हेयर लॉस नहीं होता है, तो सीरियस साइड इफेक्ट कम कॉमन है। यूजुअली पेशेंट्स को अच्छी तरह टॉलरेट कर लेते हैं, और जो पेशेंट थोड़े कमजोर है उनको टैबलेट कीमोथेरेपी का भी ऑप्शन है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को इंट्रावेनस कीमो ही देनी है, कुछ पेशेंट को हम टैबलेट कीमो भी दे सकते हैं, पर अल्टीमेटली कीमोथेरेपी ऑलमोस्ट हर पेशेंट को लेनी पड़ती है। तो टिपिकली नेक्स्ट स्टेप पे हम पेशेंट का कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं और जेनेटिक्स रिपोर्ट की वेट करते हैं। और फाइनली पेशेंट की एक बार जेनेटिक्स या बायोमार्कर रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जाती है, उसके बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी के साथ या कीमोथेरेपी के अलावा 2 नई कैंसर मोडालिटीज से ट्रीट किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो आगे हम दोनों मोडालिटीज को बस ब्रीफली एक एक करके डिस्कस करेंगे। टारगेटेड थेरेपी पे और जानकारी के लिए हमारे चैनल से टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी वाले
वीडियोस को देख सकते हैं फॉर मोर डिटेल्ड नॉलेज। तो फ्रेंड्स फर्स्ट बात करते हैं टारगेटेड थेरेपी की। तो टारगेटेड थेरेपी फ्रेंड्स, ट्यूमर में यदि कोई जेनेटिक टारगेट है जो उस ट्यूमर को ग्रो करा रहा है, तो टारगेटेड थेरेपी दवाइयाँ होती है जो टैबलेट या इंजेक्शन होती है जो जेनेटिक टारगेट पर जुड़ के उस ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो टारगेटेड थेरेपी नाम जैसे लिखा है वो कैंसर की तरफ टारगेटेड होती है और सिर्फ बॉडी के कैंसर सेल्स पे काम करती है और नॉर्मल सेल्स पे नहीं काम करती। जिसका मतलब ये है कि टारगेटेड थेरेपी के साइड इफेक्ट्स बहुत लो होते हैं और पेशेंट को वेल टॉलरेट करता है। जो डेटा अवेलेबल है वो ये कहता है कि अराउंड 1 आउट ऑफ 3 पेशेंट्स जिनको गॉल ब्लैडर या कोलेंजियोकार्सिनोमा है उनमें कोई ना कोई टारगेट मिलता है और उनको टारगेटेड थेरेपी की टैबलेट या इंजेक्शन से अच्छा सर्वाइवल दिया जा सकता है। तो एग्जैक्टली क्या टारगेट है उसके बेसिस पे अलग अलग तरह की टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है, कुछ इंजेक्शन है, कुछ टैबलेट्स है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, यदि किसी पेशेंट में टारगेट है तो इस दवाई से पेशेंट एक अच्छा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पा सकता है और बेटर आउटकम पा सकता है। इनफैक्ट कुछ पेशेंट एक बहुत लंबा सालों का सर्वाइवल भी पा सकते हैं। तो जेनेटिक टेस्टिंग या बायोमार्कर टेस्टिंग में यदि कोई टारगेट मिलता है तो पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी की दवाई देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मोडालिटी होती है इम्यूनोथेरेपी। तो फ्रेंड्स इम्यूनोथेरेपी कुछ टेक्नोलॉजी होती है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्यूमर से जोड़ती है। तो यदि ट्यूमर ग्रो कर रहा है खुद को इम्यून सिस्टम से छुपा के, तो ये कुछ दवाइयाँ टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है कि इम्यून सिस्टम जो ट्यूमर को नहीं पहचान पा रहा वो उसको पहचान ले और उसको किल कर दे। तो फ्रेंड्स इम्यूनोथेरेपी की इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इम्यूनोथेरेपी जिस पेशेंट में काम करती है उसमें बहुत ही डीप लेवल पे ट्यूमर को इरेडिकेट करती है, इनफैक्ट कैंसर के स्टेम सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इम्यूनोथेरेपी से जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो डेटा ये कहता है कि करीब 1/4 ऑफ पेशेंट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवर होते हैं जिनका सर्वाइवल बहुत लंबा यानी सालों में होता है। और इंपॉर्टेंटली ये आउटकम कीमोथेरेपी के साथ नहीं अचीव किया जा सकता। पर इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की बायोमार्कर टेस्टिंग होनी चाहिए कि हर पेशेंट में आप इम्यूनोथेरेपी नहीं दे सकते। तो इंपॉर्टेंट है पेशेंट की टेस्टिंग होनी चाहिए कि पेशेंट इम्यूनोथेरेपी का कैंडिडेट है या नहीं है। और जो पेशेंट इम्यूनोथेरेपी के कैंडिडेट है उनको इम्यूनोथेरेपी से अच्छा आउटकम दे सकते हैं, या तो अकेले देके या कीमोथेरेपी के साथ देके। तो कीमो और तो कॉमनली जिन पेशेंट में टारगेटेड थेरेपी के बायोमार्कर नहीं होते उनमें इम्यूनोथेरेपी की सेंसिटिविटी होती है और इन पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी अलोन या कीमो इम्यूनोथेरेपी कॉम्बिनेशन से पेशेंट को एक अच्छा लंबा आउटकम या सर्वाइवल दिया जा सकता है। तो फाइनली फ्रेंड्स लास्ट में हम बात करेंगे कि आज के दिन यानी 2024 में बिलियरी कैंसर यानी गॉल ब्लैडर कोलेंजियोकार्सिनोमा का सर्वाइवल या आउटकम क्या है। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैं किसी को फॉल्स होप नहीं देना चाहता। यदि पेशेंट को स्टेज 1, 2 या 3 गॉल ब्लैडर कैंसर है तो आज के दिन में मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स का हम जड़ से इलाज कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। पर मेजोरिटी पेशेंट जो स्टेज 4 है उसमें आज के दिन मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स का सर्वाइवल, यदि उनको जेनेटिक टेस्टिंग होता है और बेस्ट पॉसिबल थेरेपी मिलती है, टारगेटेड इम्यूनो जो भी मिलता है, जो एवरेज पेशेंट का सर्वाइवल है वो टिपिकली 1 to 1.5 ईयर्स है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, 20 से 25% पेशेंट ऐसे हो गए जो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे, जिनका सर्वाइवल सालों साल में गिना जाएगा। इनफैक्ट कुछ पेशेंट लॉन्ग टर्म सर्वाइवर भी हो गए जिनका इलाज बंद हो पाएगा और 5 साल से ज्यादा जिएंगे। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट है इनमें ये आउटकम कीमोथेरेपी से पॉसिबल नहीं है। सिर्फ टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी की मदद से कैंसर को डीप लेवल पर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिससे कुछ प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट में हम लॉन्ग टर्म गुड सर्वाइवल पा सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस सर्वाइवल को पाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ट्यूमर की जेनेटिक टेस्टिंग करके कीमो के साथ टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी के साथ ही अच्छा आउटकम पाया जा सकता है। तो कोई भी पेशेंट को यदि बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर है तो उसकी ड्यूटी है कि एक अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से जल्द मिले, इससे पहले कि हाथ बाहर से चले जाए, और अपना ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट कराए और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का फायदा उठाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी सम पेशेंट विद बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर विल बी लॉन्ग टर्म सर्वाइवर। और हमारा गोल यही है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट इस फील्ड में आए। फ्रेंड्स कैंसर रिसर्च कंटिन्यूसली चल रही है, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी आजकल ऑनगोइंग है, और यदि पेशेंट की जेनेटिक फाइंडिंग ट्रायल के अनुकूल है तो पेशेंट ट्रायल में भाग लेके लेटेस्ट और बेस्ट एंटी कैंसर टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी का फायदा उठा सकता है और इससे भी बेटर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पा सकता है। तो पेशेंट को अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर पूछना चाहिए कि क्या कोई कैंसर रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल अवेलेबल है जिसको वो ज्वाइन कर सकता है। एट दिस मोमेंट इस समय हम जुलाई 2024 में है, मेरे पास पर्सनली स्टेज 1, 2 एंड 3 गॉल ब्लैडर कैंसर की एक क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट विद कीमो इम्यूनोथेरेपी दी जा रही है, और हमें एक्सपेक्टेशन है कि नया ड्रग है जो इंडिया में समय अवेलेबल नहीं है, पेशेंट का आउटकम अच्छा रहेगा। परंतु स्टेज 4 बिलियरी कैंसर की भी क्लिनिकल ट्रायल्स कंटिन्यूसली आती जाती रहती है। तो इस टॉपिक के बारे में पेशेंट को अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछना चाहिए, और ऑन्कोलॉजिस्ट की ड्यूटी है कि यदि उसके पास भी ट्रायल नहीं है तो जहां भी इंडिया में ट्रायल चल रही है पेशेंट को वहां रेफर करे, ताकि पेशेंट लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट का फायदा फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सके। क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जानने के लिए
स्क्रीन पे डिस्प्लेड लिंक के थ्रू हमारा क्लिनिकल ट्रायल वाला वीडियो जरूर देखें। किसी भी बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर पेशेंट को यदि क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन करने का मौका मिले तो उनको अच्छी तरह सोच समझ के कोशिश करनी चाहिए कि ट्रायल से उनके पेशेंट को फायदा हो और उनका लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। इस टॉपिक पे वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत टाइम से लोग हमें कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी में नई एडवांसमेंट और नई रिसर्च और अच्छे आउटकम रिलेटिवली रिसेंटली आए हैं, और इस पे अनफॉर्चुनेटली पहले डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, बट ओवर लास्ट 5 years मेजर डेवलपमेंट्स आई है इस बीमारी में, जिससे पेशेंट का आउटकम ड्रामेटिकली इंप्रूव हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक अच्छा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको इस बीमारी में भी अच्छा आउटकम दे सकता है। यदि वीडियो में डिस्कस इश्यूज के अलावा कोई आपको सवाल है तो स्क्रीन पे डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल का मेन पर्पस ये है कि वर्ल्ड का लेटेस्ट कैंसर एडवांस का फायदा हमारी कंट्री के पेशेंट उठाए, ताकि उनका आउटकम भी अच्छा रहे और वर्ल्ड के बेस्ट से कंपेरेबल हो। तो इस मिशन में हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी आएंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। थैंक यू।